हरि ओम, प्रणाम, नमस्कारम। आप सभी का एक बार पुनः रितान्वेशी योगायन फाउंडेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। रितान्वेशी एक दर्शन है, सत्य की खोज है एवं चेतना की सतत यात्रा है। सनातन संस्कृति की अनंत अकथ अगाध विस्तार में एक नन्हा सा ज्योति है जो अपनी संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन करने का प्रयास कर रहा है। और आज के तानवेशी द्वारा आयोजित योगीराज के इस सत्र में, राजयोग विद योगीराज के सत्र में एक बार पुनः मैं आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर से हम योग सूत्र की धारा में पुनः जुड़ गए हैं इस रविवार। और इस धारा में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में भी जुड़ चुके हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी, आदरणीय गुरुदेव। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय गुरु जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस सत्र की बात करें। आदरणीय योगीराज जी। प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद रोशन। निश्चित रूप से ऋतान्वेशी एक दर्शन है, एक मार्ग है, वो परिपथ है जो आपकी चेतना को परिष्कृत और आनंद की प्राप्ति कराता है। हर रविवार हम लोग सुंदर, बेहतरीन और आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने राजयोग और योग सूत्रों का पाठ, अध्ययन, मनन शुरू किया है और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। राजयोग में जिन सूत्रों का पाठ, मनन, चिंतन आज हम लोग करने जा रहे हैं वो गंभीर है, वो समझने जैसा है। इसलिए आज मुझे आप लोगों का एकाग्र मन चाहिए। आज हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे मनोवेग से और विवेक से हमारे साथ योग सूत्र का की यात्रा करें। इसके लिए आप लोग सभी किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। टुडे वी आर going to continue the Raja Yoga with very important sutras, and I request you all today focus should be on the meaning, which is very important to our day-to-day life. We are continuously talking on the vrittis from last 2-3 classes, and today we explore the different vrittis in detail. So let's start with a small meditation. All of you, please sit in a comfortable meditative posture. Make your spine erect, head and spine in a straight line, hands in a mudra, and gently close your eyes. शरीर को बिल्कुल स्थिर शांत कर दीजिए। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बंद आंखें और हाथों से कोई मुद्रा लगा लें। शरीर को शिथिल और शांत करते जाएं। Make your body completely relax. When you feel your body is steady and calm without movement, then focus on your breath. जब आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो गया है, तो धीरे से अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास पे ले आवे। आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, सजग बनिए।
श्वास के साथ साथ हम लोग अंतर जगत की यात्रा करेंगे। बड़े ध्यान से श्वास को आते जाते देखिए। Watch the rhythm of your breath. Feel your breath inhalation and exhalation without changing the natural rhythm. Just watch when you inhale, the lungs expands, and when you exhale, it contracts. There is an interval between inhalation and exhalation. When you inhale, you pause for a few seconds or fraction of seconds and then exhale. Similarly, when you exhale, you take a pause. After inhalation, just for a fraction of second or few seconds, you just pause, a natural pause, and then you inhale. Focus of these two natural pause, natural interval. जब आप श्वास लेते हैं उसके पश्चात कुछ क्षण का विराम और उसके बाद श्वास छोड़ते हैं। यह अंतराल बहुत क्षणिक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। इस प्राकृतिक अंतराल के प्रति सजग बनिए। उसी प्रकार जब आप श्वास छोड़ते हैं तो छोड़ने के पश्चात भी आप एक छोटा सा इंटरवल अंतराल लेते हैं नेचुरली, उसके बाद आप श्वास लेते हैं। इस स्वाभाविक अंतराल के प्रति सजग बनिए। Slowly more internalize yourself and watch your head. Visualize your whole head is like a balloon empty from inside. And thoughts are there inside. Rest there is emptiness, no bones and muscles. अब अपने शिरा क्षेत्र को, अपने सिर को एक बैलून की तरह कल्पना कीजिए जिसके अंदर केवल विचार हैं, न कोई मांसपेशी, न कोई अस्थि मज्जा। ये अपने सर को एक बैलून की भांति देखें जिनमें केवल विचार भरे हैं और उन विचारों के प्रति सजग बनिए।
be aware of your natural thoughts floating inside this space called Chidakash, inside your head. आपके सिर के भीतर का आकाश चिदाकाश कहलाता है, उसके प्रति सजग बनिए। अब आप परिक्रमा कीजिए अंदर ही अंदर अपने चिदाकाश की, और देखिए क्या कोई विचार है या विचारों का फुहरना है। यदि विचार आ जाएं तो उसे ऐसे देखें जैसे वो कोई वस्तु हो, रंग बिरंगा, कोई प्राणिक फंक्शन हो, क्रिया हो। Now rotate yourself inside your head in the Chidakash and just watch if is there any thought. Take the thought as some object made up of the prana, the colored prana, in a pictorial version, nothing else. Don't involve yourself in your thoughts. Rotate 10 times clockwise and 10 times anti-clockwise slowly. Rotate your mind in the Chidakash 10 times clockwise slowly and 10 times anti-clockwise slowly. धीरे धीरे 10 बार क्लॉकवाइज आप अपने सजगता को चिदाकाश के चारों ओर घुमाएं और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। देखिए क्या वहाँ कोई विचार या उसकी फुहरना किसी भी रूप में, चाहे वो चित्रात्मक हो या स्पंदन, आपको विचारों में खोना नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। विचारों को एक वस्तु की भांति ही देखिए। Look at your thoughts like an object. Okay, slowly just release and relax. Come back to your breath. Now, back to your breath. धीरे धीरे विचारों को छोड़ें, चिदाकाश को छोड़ें और श्वास प्रश्वास पे वापस आइए। धीरे धीरे मन को बहिर्मुखी कीजिए, शरीर के प्रति सजग बनिए, आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनिए। Now externalize yourself
back to your body and become aware of the surroundings all around you. When you feel you are completely externalized, rub your palms and place your palms over your eyes. जब आपको ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से बहिर्मुखी हो गए हैं, दोनों हाथों को रगड़िए, अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आप लोगों का पुनः स्वागत है। Once again, welcome to all. मैं रोशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें को होस्ट बनाएं। तो आज हम लोग जिन विषयों का मनन अध्ययन कर रहे हैं, उन विषयों को समझना, उसका पाठ करना भी उतना ही अनिवार्य है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि योग सूत्र केवल समझने जैसा विषय नहीं है। योग सूत्र को समझा नहीं जाता है, योग सूत्र का पाठ होता है। योग सूत्र के पाठ का जब हम स्पंदन करते हैं, जब उसकी वाइब्रेशंस आप कॉस्मोस में फैलती है, तब हम उस ऋषि सत्ता के मनन, उस ऋषि सत्ता के संकल्पनाओं के साथ जुड़ पाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पाठ का विधान है। योग सूत्र में लिखा गया एक एक सूत्र पाठ के साथ साथ अभ्यास और अनुभवों की भी बातें करता है। अगर आप पाठ के साथ उन अभ्यासों को नियमित अपने जीवन में लाते हैं, अपने संस्कार बनाते हैं, तभी इसका फायदा है। यही अनुबंध होता है किसी भी परंपरा और व्यक्ति के बीच में। योग परंपरा में भी यही संबंध होता है कि हम ये परंपरा विवेक और ज्ञान के अतिरिक्त कर्म, क्रिया और अभ्यास का है। इसीलिए योग सूत्र क्रिया योग की बात करता है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। योग में तपस होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके प्रयास होने चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी चीज चूकता है तो आपकी क्रिया योग नहीं है, आप योग परंपरा से नहीं है। इसलिए जो अनुबंध है, जब पहली अनुबंध चतुष्टय को हम पार करते हैं, तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमारे साइन होते हैं कि हम सूत्रों को केवल समझेंगे नहीं, उसका पाठ करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, अभ्यास करेंगे। तभी इस परंपरा का कोई अर्थ है, इस परंपरा से जुड़ने का कोई अर्थ है। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं सामने में सूत्रों को ले आता हूं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम असतो मा सदगमय। ॐ असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अथ योगानुशासनम् वंस अगेन एक बार और दोहराइए। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः रिपीट वंस अगेन। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम् रिपीट। वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र रिपीट। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टा वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टा प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतत्रूपप्रतिष्ठम् मिथ्या ज्ञानमतत्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा भावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः. So today we are going to talk on again the vrittis, and just you know that vrittis are 5 types. So as we started, there is 2 options with your soul. Either they can be seer, the drashta of its own self, or become a vritti. And all of us became a vritti.
and then there are 5 types of vrittis. हमारे पास दो ही विकल्प था, या तो हम आत्मस्वरूप को, स्वस्वरूप को दृष्टा की भांति उपलब्ध होते, या फिर वृत्ति जैसे हो जाते, और हम सभी वृत्ति जैसे हो गए। स्वस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, दृष्टा भाव को लाने के लिए वृत्ति से हटना आवश्यक है। वृत्तियों को छोड़ना जरूरी है, और वृत्तियों को छोड़ने के लिए पहले हम ये समझ लें कि वृत्ति क्या है। जैसा पिछले दिनों हमने देखा, वृत्ति 5 प्रकार का है। क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, सरल भी है, जटिल भी है। 5 प्रकार की वृत्तियों में हमने देखा कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार के मेंटल मॉडिफिकेशन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस, द मेंटल पैटर्न, and because of this you are bonded as a human. If you remove these patterns, this samskara from inside, you will get the moksha, liberation. So we need to understand what are the bondages in us which bind us in the maya, in the avidya. वो कौन से 5 चीज हैं जो हमें बांध के रखती है माया में, अविद्या में, जिसके न होने से आत्म साक्षात्कार होता। वो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। लगभग ये वैसी ही अवस्थाएं हैं जैसे कि उपनिषदों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत है। लेकिन औपनिषदिक ज्ञान के साथ इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वृत्तियां किन रूपों में हमारे भीतर काम कर रही है। जागृत अवस्था में 2 रूप में हम लोग होते हैं। जागृत अवस्था मतलब awakened state, a state when you are conscious, the mind when you are conscious. Then 2 states are there, the right knowledge or the wrong knowledge. जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो 2 परिस्थितियां आपके सामने होती है, या तो प्रमाण की या तो विपर्य की। ये 2 अवस्था होती है। आप जगे हुए में या तो सत्य को पहचान रहे होते हैं या तो भ्रम में होते हैं। अगेन, सत्य को पहचानना भी 2 रूप में है। सत्य को जटिल रूप में पहचान रहे हैं, क्लिष्ट रूप में पहचान रहे हैं, या सत्य को अक्लिष्ट रूप में पहचान रहे हैं, सरल रूप में पहचान रहे हैं। अगर आप सत्य को अपने संस्कारों के अधीन देखते हैं, सत्य को आप अपनी निचली बुद्धि के आधार पर देखते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष में देखें, चाहे वो अनुमान आप करो, चाहे पुस्तकों से या आर्ष ग्रंथों से आप पाओ, तो वो जटिल होगा। पर जब आप अपने ज्ञान इंद्रियों से इतर अपनी प्रज्ञा से सत्य को जानते हो, तो सत्य सरल रूप में, स्पष्ट रूप में आपके सामने होगा। तो सत्य हम वो भी देखते हैं जो हम चारों ओर पेड़ पौधे, घर, बस्ती, शहर, नदी, नाले, पहाड़, आसमान सब देखते हैं, वो भी सत्य है। पर ये जटिल सत्य है, ये क्लिष्ट सत्य है, ये क्लिष्ट प्रमाण है।
क्योंकि हम इनको अपने इंद्रियों से जानते हैं, और जो कुछ अपने इंद्रियों से जाना जाए वो वो अक्सर संस्कार से कलर्ड होते हैं, आपके संस्कारों से विकृत होते हैं। इस वजह से प्रत्यक्ष देखा हुआ भी, ढंग से अनुमान किया हुआ भी, और संत पुरुषों का कथन भी हम उसी जटिलता से ही ग्रहण करते हैं। योग सूत्र आगे आपको बताएगा कि सरल कैसे हुआ जाए, किसी चीज को सरलता से कैसे जाना जाए, अपने इंद्रियातीत कैसे जाना जाए, संस्कारों से परे होकर के कैसे जाना जाए। और ये जानना तब होता है जब हम वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता ऐसी भूमियों को प्राप्त करते हैं। आगे के सूत्रों में हम आपको बताएंगे कि ये सारे संप्रज्ञात भूमियां यदि हम अपने आप में विकसित कर लें तो किसी वस्तु को जानने के लिए हमें न तो इंद्रियों की आवश्यकता है, न तो संस्कारों की। सत्य का ज्ञान हो, आप जागृत हैं, सत्य का ज्ञान है, तब भी ठीक है। पर मजे की बात है, अपनी जिंदगी में हम ज्यादातर चीजें विपर्यय के द्वारा जानते हैं, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान जागृत की ऐसी भ्रामक अवस्था है, ऐसा इल्यूजन्स है जिसमें हम जागृत होकर के भी, हम होश में होकर के भी बेहोश होते हैं। अतद्रूप, जिस रूप में वो है उसको हम उस रूप में नहीं देखते हैं। संस्कार हमारे इतने हावी हो जाते हैं, हमारे चश्मे इतने कलर्ड हो जाते हैं कि हम अपने अपने चश्मों से ये संसार देखने लगते हैं। अपने अपने संस्कारों से हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। और कई बार जब हम संस्कारों से भरे होते हैं, संस्कारों के कीचड़ से सने होते हैं, नाना प्रकार के वृत्तियों से घिरे होते हैं, तो वो तत्रूप नहीं दिखता है, वो जैसा है वैसा नहीं दिखता है, वो अतद्रूप हो जाता है। वो वैसा नहीं दिखता है जैसा है, वो वैसा दिखता है जैसा आप देखना चाहते हो। दुनिया में ज्यादातर चीज जो आप देखना चाहते हो वही देखते हो, जो आप समझना चाहते हो वही समझते हो। जिस तरह से देखना और समझना चाहते हो उसी तरह से आप देखते और समझते हो। वो तद्रूप नहीं है, वो अतद्रूप है। इस वजह से प्रमाण का ज्ञान नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। ये जागृत होकर के भी सो जाना जैसा है, संस्कारों की नींद में सो जाना जैसा है। संस्कारों को थोड़ा और समझते हैं। आगे का जो सूत्र है वो आपके संस्कारों के बारे में, उसकी वृत्तियों के बारे में और विस्तार से कहेगा। मेरे पीछे दोहराएंगे 2 बार। मैं फिर से चाहूंगा कि आप इस सूत्र को दोहराएं मेरे पीछे, 2 बार रिपीट करेंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः।
एक बार फिर से। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान के अनुपात में वस्तु शून्य होना ही विकल्प है। ये तीसरी वृत्ति है। ये तीसरी वृत्ति को थोड़ा और मनन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस महत्वपूर्ण सूत्र पर जितना मनन किया जाए उतना कम है। शब्द है विकल्प। विकल्प शब्द का अर्थ पहले समझते हैं। जैसे हमने प्रमाण शब्द का अर्थ समझा, विपर्यय शब्द का अर्थ समझा, पहले हम लोग ये विकल्प शब्द, विकल्प बहुत खूबसूरत शब्द है और हमारे जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ा है। कल्प शब्द आपने सुना होगा। कल्प शब्द से बना है कल्पना। पहले कल्प शब्द पे आते हैं। कल्प शब्द का गहरा अर्थ है जब आप कोई विचार अपने भीतर लाते हैं, किसी भी प्रकार का फुहरना होता है, भावना आता है, वो तीन प्रकार से आता है। एक, आपकी भावना, आपकी इमोशंस, आपके इच्छा। भाव का अर्थ होता है इच्छा, बार बार करना, उस इच्छा को बार बार मन में लाना, उसको कहते हैं भाव। कोई इच्छा बार बार प्रकट हो रही है तो उसको कहते हैं भाव। अभी भाव शब्द का अर्थ धीरे धीरे कालांतर में बदल गया, पर वैदिक काल में भाव शब्द का अर्थ बार बार इच्छा करने को था। और हम कहते हैं ये भावना आ रही है, भावना कर रहे हैं, उस इच्छा को बार बार ला रहे हैं। तो भाव शब्द इच्छा से बना है। तो हमारे मन में जो सबसे पहली बातें आती है वो भाव प्रधान होता है। इच्छा एक भीतर एक एक मोमेंटरी इच्छा होती है, एक मोमेंटरी भाव चल रहा होता है। हम लोग कई बार उसको इमोशन से ले लेते हैं, लेकिन इमोशंस बाद की बात है, धीरे धीरे जमती है, वो संस्कार है। इच्छाएं आती है, भव सागर, इच्छाओं का सागर, संसार भव सागर। अनुभव, ये सारे शब्द हैं जिसमें भाव शब्द है, भव शब्द है, जो हमारी इच्छा से आ रहा है। ये अ टाइप ऑफ thought there is in your mind, which is coming from your desire, your instinct. That is what the bhav word. So पहला ये a type of thought, a type of mental pattern is there, it is coming, is bhav. दूसरा है विचारना। भावना और विचारना में फर्क है। विचारना शब्द बना है विचरण से। आप जैसे कहते हैं ये विचरण कर रहे हैं, कहीं भ्रमण कर रहे हैं। विचरण शब्द का अर्थ है, विचारना शब्द का अर्थ है किसी एक भाव पर लगातार बने रहना। किसी एक भाव पर लगातार बने रहना। इच्छाओं का बार बार आना भावना है, और किसी एक भावना पर लगातार बने रहना विचरना है, विचारना है। और तीसरा है कल्पना। कल्पना का अर्थ होता है वैसे विचार जो न तो
राइट नॉलेज है, न तो रॉन्ग नॉलेज है। विचारों का वो स्वरूप जो न तो राइट नॉलेज से मेल खाता है, न तो रॉन्ग नॉलेज से मेल खाता है, ये वो इमेजनरी या काल्पनिक सत्ता है जो वस्तु विहीन है, वस्तु शून्य है। जैसे हम कहें कि आकाश में कमल का खिलना, ये एक कोरी कल्पना है, या किसी व्यक्ति का वृक्षों को उखाड़ के फेंक देना, ये सब कोरी कल्पना है। कल्पना शब्द न तो प्रमाण है, क्योंकि ये सत्य नहीं है, और ना ही विपर्य मिथक है, मिथ्या है, क्योंकि ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है। ये ये ऐसे भाव है जो किसी तथ्य के आधार पे नहीं है, तथ्यहीन है, वस्तु शून्य है। वो घटना घट रहा नहीं है। जब भ्रम होता है आपको, जब विपर्य होता है, तो वो घटना भले ही ना हो रहा हो, पर भ्रम हो रहा है कि वो घटना घट रहा है। लेकिन यहां पे घटना घट ही नहीं रहा है, या हो ही नहीं रहा है, और प्रमाण तो है ही नहीं। तो ये ऐसे थॉट प्रोसेस है, मन में चलने वाले, विचरने वाले ऐसे भाव है जो वस्तु शून्य, जिसका कोई आधार नहीं है। शब्द ज्ञान के अनुपात में वस्तु का शून्य होना। शब्द ज्ञान, अब जैसे मैं कहूं शब्द ज्ञान गाय, जैसे एक शब्द लिया मैंने गाय। गाय शब्द का जैसे आप अर्थ लेते हैं तो चार पैर वाला, एक सिंग, दो सिंग, पूंछ वाला, दो आंखों वाला एक पशु उभर के आता है, उसको कहते हैं ज्ञान, अर्थ। उस शब्द का अर्थ है, उस शब्द का ज्ञान है। ज्ञान का मतलब हो गया कि उस गाय के बारे में सारी बातें, उसके अनुपात में, उसके रेशियो में, उसके प्रोपोर्शन में वस्तु शून्य होता है, वस्तु का अभाव होता है। जो शब्द हम कह रहे हैं, जो शब्द का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जिन अर्थों को आपकी भावना, आपकी विचारना लेके आ रही है, उसमें वस्तु का अभाव होता है, उसमें तथ्य का अभाव होता है, तर्क का अभाव होता है, प्रमाण का अभाव होता है। जो बातें बिना तथ्य, बिना तर्क, बिना प्रमाण के कहे जाए, उसे हम विकल्पना कहते हैं। और मन यही करता है। मन इसी बात के लिए जाना जाता है। मन विचारना कम करता है। आप सोचते हो कि मन विचार कर रहा है, और हम लोग की भाषा में हम लोग बार बार कहते हैं कि मन का मत काम है विचार करना। मन बहुत कम विचार करता है। मन कल्पना ज्यादा, विकल्प ज्यादा करता है। अगर हम ठीक ठीक समझें तो मन दो ही काम करता है, संकल्प और विकल्प। विकल्प का मतलब होता है कि ऐसे ही बिना सिर पैर की, बिना ओर छोर का ऐसा शब्द ज्ञान जो वस्तु शून्य हो। या तो वो ऐसी बातें करता है जिसका कोई और छोर नहीं है, और कोई अता पता नहीं, या संकल्प करता है। संकल्प का मतलब होता है कि हमने मन में ठान लिया कि हम ऐसा ही करेंगे, भले करे नहीं करे, वो किसी के संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना, उसकी संकल्प शक्ति कैसी है। लेकिन हम लोग या तो संकल्प करते हैं, ये मन का काम है संकल्प करना, विकल्प करना।
फिर आप कहोगे हम लोग निर्णय भी तो लेते हैं। निर्णय करना मन का काम नहीं है, बुद्धि का काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और भावना का काम है कि आपके भीतर के जो इमोशंस हैं उसका प्रवाह लाना। इमोशंस जो शब्द है भावना, वो इच्छाओं से निर्मित होता है। आपकी इच्छाएं जो आपको संतुष्ट करती हो, आपकी इच्छाएं जो आपको दुख देती हो, उसकी अनापूर्ति से दुख आता हो, ये सुख और दुख की भावनाएं आपके भीतर अनेक प्रकार की इमोशंस को पैदा करते हैं। ये भावना है। भावना हमारे विचारणा को पैदा करता है। जो भावना हमारे भीतर प्रधान रूप से होता है, हम उसी तरह के विचार करते हैं, उसी तरह के थॉट्स आते हैं। और विचारना हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग विचारना के आधार पे हम लोग विकल्पना करते हैं। विचारना होता तो हम मनन भी करते, विचारना होता तो हम ध्यान पे उतरते, धारणा पे उतरते। लेकिन विचारना होता नहीं है, हम बोल देते हैं कि विचार कर रहे हैं। विचारना होता नहीं है, हम लोग विकल्पना करते हैं बगैर सिर पैर की बातें। शास्त्रों में इसको भेद, जो भेद में अभेद और अभेद में भेद को जानता हो, उसी को विकल्पना कहा गया है। जब हम भेद में अभेद और अभेद में भेद को देखने लगते हैं, तो उसे हम विकल्पना कहते हैं। ये गहरे दार्शनिक तथ्य है कि हम भेद क्या है, अभेद क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। तो इन चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। आज हम बहुत दर्शन में नहीं उतरेंगे, आपको हम आज ज्यादा उलझाएंगे नहीं। व्यास भाष्य में तो भेदा भेद पर ज्यादा चर्चा है, लेकिन आज हम बड़े सरल शब्दों में ही इसको समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भावना, विचारना और विकल्पना, ये तीनों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, इन तीनों को समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप बार बार पूछें हमें। ये जो विकल्पना है, ये जागृत अवस्था नहीं है। इसको हम स्वप्नावस्था मान सकते हैं। ये सपने जैसी अवस्था है, इसे दिवा स्वप्न कहते हैं। हम लोग दिन भर ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, फालतू बातें चलता रहता है। ये स्वप्नावस्था है। अभी हम कह रहे थे कि प्रमाण और विपर्य जागृत अवस्था है। जागृत में भी भ्रम हो जाता है तो विपर्य है, लेकिन ये विकल्प पूर्ण रूप से स्वप्नावस्था है, स्वप्न की अवस्था है। हम दिन में भी जगह जगह सोए रहते हैं, वस्तु शून्य विचारणा है, जिसमें ऐसा शब्द ज्ञान, दिमाग में ऐसे शब्द का ज्ञान होता है जो वस्तु शून्य है, जिसके सिर पैर ही नहीं, वो व्यर्थ ही है, उसका कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। ऐसी व्यर्थ बातें जो मन में चलती रहती है, वो विकल्पना है, वो मन का काम हो गया है। मन अब यही करता रहता है आपका। उन्हीं में से किसी को संकल्प बना लेता है कि मन में ठान लेता है हम ऐसा करें। तो ये भारी वृत्ति है, ये बहुत बड़ी वृत्ति है और बहुत गंभीर वृत्ति है। इसीलिए हम कह रहे थे कि आज का दिन महत्वपूर्ण है योग सूत्र के लिए, कि ये विकल्पना जो हमारे जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा है। हम जिंदगी भर लगभग लगभग स्वप्न में होते हैं। आप कहते हो कि हम कॉन्शियस स्टेट में हैं,
ऐसा नहीं है। आप लगभग लगभग विकल्पना के स्टेट में होते हैं। दिन भर आपके भीतर में थॉट्स चलते रहते हैं। जब सो जाते हैं तो यही थॉट स्वप्न बन के आपके भीतर उभर के आता है, सपने देखते रहते हैं। थॉट सोने के बाद भी नहीं रुकता है, वो चलता रहता है, चौबीसों घंटे चलता रहता है। ऑल टाइम आप जगे हो चाहे सोए हो, विकल्पना चलता ही रहता है। तो आपकी जिंदगी से सबसे जुड़ी हुई वृत्ति है विकल्पना। विकल्प आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। इस वृत्ति पर काम होना ही चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, वृत्तयः पंचतयोः क्लिष्टाः अक्लिष्टा, ये क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है। अब पूछेंगे क्लिष्ट कैसे? क्लिष्ट इसीलिए है कि वो वस्तु शून्य है, वो व्यर्थ है, यूजलेस है, बिना कोई मतलब का है। आप भूतकाल में पड़े हो पीछे, आज से 10 साल पहले ये हो गया मेरे साथ, 12 साल पहले ये हो गया, 20 साल पहले ये हो गया। आप भूतकाल पुरानी बातें सोचते रहते हो, कोई अर्थ नहीं, वस्तु शून्य, वो है ही, घट चुका, बीत चुका वो बात, फिर भी आपके दिमाग में पड़ा हुआ। जो नहीं आया है भविष्य काल में, जो नहीं आया है उसके बारे में संकल्प करते रहते हो, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जो है ही नहीं, आया ही नहीं है, जो आया ही नहीं है उसके लिए आपका मन बना रहता है। ये जो बीत गया है उसके लिए मन बना रहता है, वर्तमान में तो कभी रहता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं विकल्पना। और इसीलिए जटिल है। तो सरल विकल्पना क्या है? विकल्पना का सरल स्वरूप क्या है? यही विकल्पना आप लोगों को समाधि तक ले जा सकती है। यही विकल्पना जब संकल्प बनकर आपकी धारणा शक्ति बन जाती है, जब कॉन्टेम्पलेशन होने लगता है, यही यही विकल्पना विजुअलाइजेशन होकर के जब आपके भीतर की छठी इंद्रिय को जगाने लगती है। आप जब कभी मेडिटेशन क्लास गए होंगे तो आपको कहा गया होगा विजुअलाइज दिस एंड दैट, विजुअलाइज चक्रास, विजुअलाइज प्राणा, विजुअलाइज दिस, विजुअलाइज दैट। आप कल्पना करते हो, और यही कल्पना जब संकल्प के रूप में आपकी धारणा शक्ति बनती है तो यही ध्यान में परिणत हो जाती है। जब आपकी विकल्प संकल्प की ओर यात्रा करती है तो वो होता है सरल विकल्प। आप सरलता की ओर जा रहे हो, कम से कम उसमें वस्तु तो ला रहे हो, आने की संभावना तो ला रहे हो, संकल्प कर रहे हो, उसको जमीन पे तो उतार रहे हो। जो हवा में फूल खिला रहे थे उसको जमीन पे तो ला रहे हो, कुछ संकल्पना तो कर रहे हो, विकल्पना से हट करके संकल्पना पे तो आ रहे हो। तो ऐसे ऐसे विकल्प जो आपका दृढ़ निश्चय, आपकी धारणा, आपकी दृढ़ भूमि तैयार करती हो, वो सरल स्वभाव की होती है। वो हवा में नहीं उड़ती है। आप हवा से बातें नहीं करते हो, किसी चीज को जमीन पे उतारते हो, उसकी भूमि तैयार करते हो, और ये अपने सरल रूप को लेके आती है। तो ये क्लिष्टाक्लिष्ट दोनों है। जहां क्लिष्ट हम दिन रात बेहोश होते हैं, वहीं अक्लिष्ट हमें होश की यात्रा कराती है, उसकी ओर ले जाने की संभावनाओं को इकट्ठा करती है। इसलिए ये विकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वृत्ति को आप सरल में मत लीजिए, ये गंभीर है। उसके बाद अगला सूत्र है, अगली वृत्ति है निद्रा। मेरे पीछे आप लोग दोहराइए, 2 बार दोहराइए, थोड़ी जोर
तेज आवाज में दोहराइए, ताकि आपके प्राण की जो स्पंदन है वो आकाश तक पहुंचे, पतंजलि महाराज के उस स्पंदन तक पहुंचे, उनके वाइब्रेशंस तक पहुंचे। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। Once more. अभाव प्रत्यया प्रत्यालंबना वृत्ति वृत्तिर्निद्रा। निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा। सूत्रों का इतना सही फॉर्मुलेशन, सूत्रवत, ये इतिहास में इक्का दुक्का ही हुआ है। ऐसे सुंदर सूत्र न भूतो न भविष्यते है। इतिहास में, मानव जीवन के इतिहास में ऐसे सूत्र कम ही लिखे गए। अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा। अभी हम लोग जागृत और स्वप्न के विषय में जान रहे थे कि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था। अब तीसरी अवस्था है चेतना की। चेतना की तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था में कैसी वृत्तियां होती हैं? निद्रा जैसी वृत्ति होती है। तो निद्रा कैसी वृत्ति है, अब इसको भी समझते हैं। निद्रा वृत्ति क्यों है? चेतना की अवस्था सुषुप्ति है, ये तो समझ में आ रहा है, पर उसकी वृत्ति निद्रा कैसे है? निद्रा और सुषुप्ति में क्या अंतर है? निद्रा क्या है, सुषुप्ति क्या है? चलिए आज इसको हम लोग थोड़ा मजे से समझते हैं। निद्रा, निद्रा हम लोग नॉर्मली कहते हैं नींद आना, है ना। नींद कब आता है? जब हम थके होते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, या कभी कभी मन जो है अनाकर्षण, उसकी ओर आकर्षण रहित होता है, या मन कहीं ना कहीं बहुत प्रयासों के बाद थकने लगता है। निद्रा एक तामसी अवस्था है, जिसमें हम तमस में उतरने लगते हैं, इनर्शिया में उतरने लगते हैं। न्यूटन के लॉ में आप, फर्स्ट लॉ को आप अगर याद करो कि कोई भी चीज तब तक स्थिर रहती है या तब तक गतिमान रहती है जब तक कि बाहर से इन्फ्लुएंस उसको डिस्टर्ब ना करते। उसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मेरे विज्ञान के विद्यार्थी, मेरे मित्रगण इस बात को समझ रहे होंगे। और यही तमस है, लॉ ऑफ इनर्शिया ही तमस है। तमस अपने स्वरूप में बना रहना चाहता है। तमस एक स्थिर अवस्था है। जब मैं स्थिर कहूं तो इसका मतलब ये हिलना डुलना वाला स्थिर नहीं। अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही है, जो अपने रूप में, चाहे वो गति करता हुआ रूप हो, चाहे स्थिर जैसा दिखने वाला, न हिलने डुलने जैसा दिखने वाला। तमस जिस रूप में है उस रूप में अपने आप को बनाए रखता है। आप देखे होंगे बहुत लोग हमारे बीच में ऐसे तो बदलना नहीं चाहते। आप लाख कोशिश करो उनको बदलने की, वो तो नहीं बदलेंगे। क्यों? उनमें तमस होता है। तामसी लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है। आप राजसी लोगों को बदल सकते हैं, आप सात्विक लोगों को तो बड़े आराम से बदल सकते हैं, लेकिन आप तामसी लोगों को बदल नहीं पाएंगे। ये ढीठ है, इन पर कुछ काम नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ इनर्शिया इतनी हावी होती है कि कोई इंफ्लुएंस काम नहीं करता है, कोई बाहर का ऑब्जेक्ट भी इनको हिला डुला नहीं पाता है। तमस इतना हावी। तो निद्रा तमस है। लेकिन ये तमस क्या कराता है? निद्रा का तमस
ये वृत्ति क्या है? अभाव प्रत्यालंबना। अभाव का प्रत्यय, अभाव का ज्ञान कराने वाला। अभाव का ज्ञान क्या होता है? अभाव का ज्ञान होता है जब किसी चीज के न होने का ज्ञान हो। कोई चीज नहीं है ऐसा ज्ञान हो, अंधकार का ज्ञान हो, तमस का ज्ञान हो। जैसे आप अपने कमरे को पूरी तरह से अंधेरा कर लीजिए। जब आप अंधेरा कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं कि सोफे टेबल चेयर ये सब गायब हो जाएंगे, सब रहेगा। उस अंधेरे कमरे में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं दिखेगा। उस अंधेरे का पता लगेगा, अभाव का पता लगेगा। अभाव का मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज का पता न लगना, कोई भी चीज का किसी भाव का पता न लगना, अभाव। अपने भीतर किसी भी इच्छा, भावना, इमोशंस, किसी का पता न लगना, किसी वस्तु का पता न लगना, अभाव। उसका ना होना प्रतीत होना, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जब आपकी वृत्ति आलंबन करने लगे, आपका मेंटल मॉडिफिकेशन अगर इस रूप में प्रतिष्ठित होने लगे, ऐसा आलंबन होने लगे, ऐसा पता लगने लगे कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी नहीं होने का पता तो लग रहा है आपको। चलिए इसको और सरल भाषा में करते हैं। जैसे आप सो रहे हैं, आपने बड़ी गहरी नींद सोई, खूब अच्छे से सोया, नींद अच्छी आई, एकदम बाहर जो है शादियां हो रही थी, डीजे बज रहा था, बारात निकल रहा था, आपको कुछ पता नहीं चला, आप गहरे नींद में सो रहे थे। सुबह बड़े खुश खुश उठते हैं, आज तो मैंने बड़ी गहरी नींद सोए, कुछ भी पता नहीं चला क्या हुआ। आपके परिवार वाले बता रहे, अच्छा बगल से बाराती निकली ये भी नहीं पता चला? तो नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं पता चला। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपको कैसे पता चला कि आपको पता नहीं चला? आपका पता नहीं चलना ये भी तो ज्ञान है कि हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं चला, इस बात का भी तो आपको ज्ञान है, इस बात की भी तो आपको प्रतीति है, इस बात का इल्म है आपको कि हमको पता नहीं चला। यानी दिस इज अ टाइप ऑफ नॉलेज, दिस इज अ टाइप ऑफ नॉलेज, एक प्रकार का ज्ञान है कि आपको पता नहीं चला, यू डोंट नो एनीथिंग। तो जिस प्रकार से किसी चीज का पता चलता है, उसका ज्ञान होता है, तो ये भी ज्ञान है कि हमें इस चीज का पता ही नहीं चला, आई डोंट नो एनीथिंग। तो ये नहीं जानना, उस अभाव का भी जो ज्ञान आपको हो रहा है, नॉलेज ऑफ एब्सेंस, अभाव का ज्ञान। प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान। जब वो आलंबित होने लगे आपकी चित्त की वृत्तियों में, ऐसी वृत्ति आलंबित होने लगे, ऐसी वृत्ति, ऐसे ज्ञान का, ऐसा ज्ञान होने लगे जो हमें अभाव की प्रतीति कराता, उसको निद्रा कहते हैं। जो हमें तमस का पता बताता हो, हमें अंधकार का पता बताता हो, वो प्रत्यय है, वो आपका निद्रा है। वैसा प्रत्यय, वैसा ज्ञान निद्रा कहलाता है। तो निद्रा क्या है? नॉलेज ऑफ एब्सेंस। लेकिन दुर्भाग्य से इस वृत्ति का पता हमें बड़ा कम चलता है। ये हमारे जीवन में होता तो है हर क्षण, लेकिन इतना छुपा हुआ होता है कि इस वृत्ति का हमें पता ही बहुत कम चलता है। ये छुपा हुआ है, ये हमारे नींद में छुपा रहता है, हमारे जागृत में छुपा रहता है, हमारे स्वप्न में छुपा रहता है। आप हर पल जान रहे होते हैं कि क्या नहीं है, क्या है, इसके साथ क्या नहीं है का भी भाव हमेशा रहता है, लेकिन वो छुपा रहता है, उस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते। वो पता तो तब चलता है जब आप नींद में होते हैं, और नींद में तमस का पता लगता है। नींद में आपको उस अंधकार का पता चलता है जिसमें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अभाव है। इसलिए इस ये सुषुप्ति, ये नींद,
ये निद्रा बड़े काम की है। ये क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। ये तामसी होने के कारण क्लिष्ट है, जटिल है। लेकिन अगर योग निद्रा हो जाए, अगर आप उस निद्रा में उस अभाव के प्रति, उस प्रत्यय के प्रति, उस ज्ञान के प्रति सजग हो जाए, ये प्रत्यय, ये ज्ञान अगर उस पे आप फोकस्ड हो जाए, तो ये अवस्था समाधि में ले जाने जैसी है। इसलिए योग निद्रा के माफिक बहुत सारे साधना और अभ्यासों का विकास हुआ, जिसमें कि हम सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में खड़े होते हैं। हम कहीं अवचेतन और अचेतन के बीच में खड़े हो जाते हैं, जहां हम न तो मन से विकृत होते हैं, न मन में विकल्पना होती है, न कोई प्रमाण और विपर्यय होता है, न सत्य का पता है, न मिथ्या ज्ञान का पता है, न कोई काल्पनिक बातें हैं। उन सब का अभाव है। और उस अभाव का पता जब चलता है, उस अवेयरनेस के प्रति, उस सजगता के प्रति आप जब होश में आते हैं, जहां मन नहीं है, जहां मन की अन्य वृत्तियां शांत है, कोई स्मृति नहीं है, केवल अभाव है। और ये अभाव, ये भाव का न होना, ये अन्य सत्य असत्य मिथ्या का न होना, कल्पना का न होना, स्मृतियों का न होना, उस संभावनाओं को पैदा करता है कि आप समाधि में प्रवेश कर जाएं। इसलिए बहुत सारे अभ्यासों में, बहुत सारे संप्रदाय के प्रैक्टिसेस में ये योग निद्रा किसी न किसी प्रकार से जोड़ा गया है, ताकि हम इसके सरल रूप को भी जान सकें। सिद्धार्थ जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। यहाँ पे फिर तात्पर्य जो हम निद्रा को वैसे सिंपल तौर पे लेते हैं कि हम सो रहे हैं, नींद है, जो फिजिकल थकान की वजह से हम दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, उससे इसका तात्पर्य नहीं है। बिल्कुल तात्पर्य है। निद्रा चाहे जैसे आए, थकान से आए, तमस, निद्रा वास्तव में तमस का रूप है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं, चाहे शारीरिक या मानसिक, तो हम तमस की ओर अपने आप बढ़ जाते हैं। हमने अपने आप को इसी रूप में डेवलप किया है। हम कभी भी होश में रिलैक्सेशन नहीं करते। ऐसा हमने कोई भी प्रैक्टिस अपने भीतर डेवलप नहीं किया है कि हम रिलैक्सेशन होश में करें। ये हमारे परवरिश का दुर्भाग्य है कि हम लोग जब भी रिलैक्सेशन में उतरे हैं तो हम सो गए। रिलैक्सेशन का अर्थ हमने तमस ही जाना है, सोना ही जाना है। जब सोते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, जब रिलैक्सेशन में उतरते हैं तो सो जाते हैं, जब मन बहुत शांत हो जाता है तो सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। हमने यही तरीका जाना है। भले ही ये बहुत ओछा तरीका है, उथला तरीका है, पाश्विक तरीका है, पशुवत तरीका है, लेकिन हमने यही जाना है। इसके अतिरिक्त और भी तरीके हैं। ऐसा नहीं कि एकमात्र यही तरीका है। इसके अतिरिक्त रिलैक्सेशन के और भी तरीके हैं। अभी हम योग निद्रा की बात करते हैं। योग निद्रा भी एक प्रकार का रिलैक्सेशन है, संपूर्ण विश्रांति है। उस विश्रांति में आप सभी प्रकार के थकान को खो देते हैं। सोते नहीं है आप, यू नॉट स्लीप। बिना सोए आप सारे थकान को मिटा देते हैं। तो हम जिस निद्रा की बात कर रहे हैं वो है तो तामसिक स्टेट, जिसमें अभाव है, जिसमें न कोई मन है,
न कोई विकल्पना है, न कोई संकल्पना है, न कोई प्रमाण है, न कोई विपर्य है। एक तामसिक स्थिति है। जैसे भी आए, वो थकान से आए और जैसे भी आए, वो आपके आदतों से आए। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग थकते हैं केवल वही लोग सोते हैं। मैंने कई कई आलसियों को देखा है जो बिना थके भी सोते हैं, और इतना सोते हैं जितना थकने वाले भी नहीं सोते हैं। थकने वाले तो शायद 7-8 घंटे बाद तरोताजा हो जाए, परंतु आलसी प्रवृत्ति के लोग 15-16 घंटे सोने के बाद भी नहीं थकते। कई बार उनके परिवार वाले हमें कहते हुए मालूम पड़ते हैं कि ये आदमी सोते हुए भी नहीं, इतना सोता है कि थकता भी नहीं, सोते हुए भी नहीं थकता है। लोग सोते सोते थक जाएंगे। अगर मेहनती परिश्रमी लोग हैं तो अगर 12-15 घंटे सो जाएं तो थक जाएंगे, शरीर में दर्द होने लगेगा। आप जरूरत से ज्यादा सो के देखो, थक जाओगे आप, शरीर में पेन होने लगेगा। लेकिन कुछ तो ऐसे आलसी हैं जो बने रहते हैं। तो उसी बात पे जी एक बात बस ये और थोड़ी दिमाग में आ रही थी कि अगर ये वृत्ति है तो फिर क्या निद्रा ठीक नहीं है, मतलब नहीं सोना चाहिए? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। वो जटिल भी है, सरल भी है। सरलता हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, सरलता हमें चेतना की ओर ले जाती है, और जटिलता हमें माया की ओर ले जाती है। तो वृत्तियां निरोध तभी हो पाती है जब वो सरल हो, वरना निरोध ही नहीं कर पाओगे। आप योग में नहीं उतर पाओगे। अगर जटिल रहेगा तो आप योग में उतर ही नहीं पाओगे। योग में आज उतरे भी हो आप, आज हमसे, आप हमारे सामने इसलिए हो कि आपकी वृत्तियां सरल है। अगर आपकी वृत्तियां जटिल होती तो आज आज इस क्लास में ही नहीं होते। तो सरल वृत्ति के लोग योग में आकर्षित होते हैं, और सरल वृत्ति से ही वृत्तियां नष्ट हो पाती है। हम वृत्तियों के पार जा पाते हैं, वृत्तियों का निरोध कर पाते हैं। इसलिए चाहे वो प्रमाण हो, चाहे विपर्यय हो, चाहे विकल्प हो, ये वृत्ति होते हुए भी अगर अपने सरल रूप में है, अकलिष्ट रूप में है, तो ये हमें निरोध की ओर ले जाते हैं। जैसे हमने अभी विकल्पना के बारे में बताया, विजुअलाइजेशन। हम मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन करके मेडिटेशन पे उतर आते हैं। है तो विकल्पना, है तो वृत्ति, लेकिन हम उतर आते हैं। तो इसी प्रकार से निद्रा आपकी सहायक भी हो सकती है अगर आप योग निद्रा करें। निद्रा से आप समाधि को भी जा सकते हैं अगर उस निद्रा में आपने समाधि लगा दिया, आपने योग लगा दिया। ठीक बात है? जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में विकल्पना से संबंधित, चाहे कोई प्रश्न हो जो आपको निद्रा से संबंधित हो, विपर्य से हो, प्रमाण से हो। अब एक ही अंतिम बचा है, स्मृति। हाँ विरेशानंद जी पूछें। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट हो जाइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मुझे ये समझ में तो आ गई है बात कि निद्रा कैसे आपको समाधि में ले जाती है। तो मोटा मोटा अगर हम इसको ऐसे समझें कि जिस समय हम नींद में होते हैं, तो नींद में होते हुए भी हमें नींद के हर क्षण का पता होना कि हम नींद में हैं, ये हमें समाधि की तरफ ले जाएगा। ये वृत्ति अंतर्मुखी कहलाएगी। अगर हमें इस तरह का ज्ञान होने लगे कि नींद में है, हमारी वो वृत्ति भी काम कर रही है, कि जिसमें कि तमस भी, हमें पता है कि तमस काम कर रहा है, बट वी आर अवेयर ऑफ इट कि हमें आ रहा तमस काम कर रहा है, और बिल्कुल इस समय यही, तमस जो है वो, हाँ इसी को योग तो निद्रा कहते हैं। हाँ यही योग निद्रा है। ठीक है, यही हाँ योग निद्रा है। हाँ हाँ, योग निद्रा में हम नींद में भी होश में होते हैं। होश में होते हैं। पर ये सुनने में जितना सरल लग रहा है वो इतना है नहीं विरेशानंद जी। जी जी ये हम लोग जागृत में भी होश में नहीं होते हैं, तो स्वप्न में क्या ही होंगे, नींद में क्या ही होंगे। ये बहुत जटिल काम है, और बहुत लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़ते हैं कि हम किसी भी तरह से ये अवस्था पालें। सुनने में सरल लगता है, लेकिन ये है नहीं सरल। क्योंकि जब आप नींद में गिर जाएंगे तो नींद में गिर जाएंगे, फिर तो होश खत्म ही हो जाता है, फिर तो आपका जागृति खत्म। जागृत में तो कम से कम संभावनाएं हैं कि अपनी अवेयरनेस को आप वापस ले आए। नींद में तो संभावना ही नहीं है। नींद में सो गए तो सो ही गए। हाँ, बगल में कोई इंस्ट्रक्टर डंडा लेके बैठा है
तो वो आपको बीच बीच में जो है डंडे से उठाता रहे कि नहीं, सोते वक्त भी अपने आप को देखते रहो, वो अलग बात है। अदरवाइज आप सो गए तो सो गए। मैंने लोगों को देखा है योग निद्रा में सोते हुए। सबसे ज्यादा लोग अगर कभी सोते हैं मेरे क्लास में तो योग निद्रा में सो जाते हैं। 99% लोग सो जाते हैं। जबकि मैं स्पष्ट मना करता हूं कि सोना नहीं है, विचारों में खोना नहीं है। और जैसे योग निद्रा शुरू किया नहीं कि सब सो जाते हैं। और लोग बाग जिनको नहीं पता है, अगर वो योग निद्रा के क्लास में आ जाएं तो उनको लगेगा कि कोई खर्राटों की प्रतियोगिता हो रही है। हर कोने से अलग अलग प्रकार के खर्राटों की आवाज आती है। तो ऐसा लगता है कोई ऐसा आसन है, कोई ऐसा प्राणायाम है जिसमें ये सिखाया बताया जा रहा है। गुरुजी कभी कभी जैसे योग निद्रा है या सामान्य नींद में भी कई बार ऐसे क्षण समझ में आते हैं कि आप अचानक से अवेयर हो जाते हैं अपनी नींद के लिए। आपको उस समय एक डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट डायमेंशन का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। उसको टिके रहने का कोई तरीका है कि वो टिके वो क्षण? हम समझ पा रहे हैं आपके धैर्य को, अधैर्य को। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें योग निद्रा में आने के लिए हमें पहले अपने जागृत अवस्था पे अभ्यास करना पड़ता है। हम लोग सीधे सीधे प्रयोग नींद पे नहीं करते, पहले जागृत अवस्था पे प्रयोग करते हैं। जगे रह करके सबसे पहले आप ये मानिए कि जो कुछ दिख रहा है वो स्वप्न है, ये सब माया है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जगत को माया कहा है, वो इसी अभ्यास के प्रथम चरण है। जब आप जागृत अवस्था में दिखने और सुनाई देने वाली चीजों को प्रमाण ना मान करके उसको विपर्यय मानने लगते हैं, माया मानने लगते हैं, तब संभावना होती है कि आप निद्रा में भी आप जागृत हो पाओ। पर मेरी बातें जटिल है, थोड़े गहरे में उतर के समझिएगा। जब तक आप निद्रा में, जब तक आप जागृत में सजग नहीं है, जागृत में होने वाले अनुभव आपके लिए स्वप्नवत नहीं है, जागृत में होने वाले अनुभव आपके लिए भ्रम नहीं है, तब तक निद्रा में स्वप्न को भ्रम कैसे मानेंगे आप? निद्रा में होने वाले स्वप्न के प्रति जगेंगे कैसे? आप जो दिन में आपके चारों ओर घट रहा है उसको आप सही मान रहे हो, आप उसमें बेहोश हो रहे हो। सही मान रहे हो उसका मतलब आप उसमें बेहोश हो रहे हो, उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, उसमें आप संलग्न हो रहे हो, उसमें आप अपने मोह को जोड़ रहे हो। आप उसमें, आप जो चारों ओर जागृत अवस्था में है उसमें आप अपने को इन्वॉल्व करके एक तरह से आप बेहोशी की अवस्था में आ गए। अगर आप जागृत अवस्था में बेहोश हो तो जो निद्रा में स्वप्न आएगा उसके प्रति होश कैसे होगे? वो तो तामसिक अवस्था है, निद्रा तामसिक अवस्था है। जागृत अवस्था में तो कभी कभी आप सात्विक और राजसिक दोनों हो सकते हैं। निद्रा अवस्था में सात्विक होने का कोई अर्थ नहीं है। मेरी बात को गहराई से समझिए। जी अगर आप जगत को स्वप्नवत नहीं मान पाएंगे तो आप निद्रा में स्वप्न को होश में कैसे देखेंगे? इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा जगत स्वप्नवत। जो जगत आप देख रहे हो ना भ्रम है, वो है ही नहीं। और जब इस भ्रम के प्रति आपकी सजगता बन जाती है तो निद्रा में होने वाले स्वप्न के प्रति भी आप सजग होने लगते हो। जी गुरु जी। पर बातें गंभीर है। आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जागृत अवस्था में कि हम जो देख रहे हैं सब माया है, जो देख रहे हैं सब भ्रम है। उसके प्रति जब आप अपने जुड़ाव को खत्म करेंगे, अपने लगाव को खत्म करेंगे, अपने तृष्णा को खत्म करेंगे, तब कहीं जाकर के आप तामसी होकर के भी आप सजग हो पाएंगे। ठीक है गुरु जी, समझ गए। धन्यवाद गुरु जी। पूछना चाह रहे हैं मिनल, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस गुरुजी, मैं ये जो निद्रा के लिए आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें जब समटाइम्स व्हेन आई एम स्लीपिंग उस टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता रहता है और अर्ली मॉर्निंग में ऐसा होता है कि आई रिमेम्बर एवरीथिंग व्हाट हैपन इन माय सबकॉन्शियस माइंड। सो ये विकल्पना से पता, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा।
मैं हाँ, कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। मैं उसको बताता हूँ। उस वो स्मृति है, और मैं अगली क्लास में स्मृति को बताऊंगा। स्मृति बहुत गहरा विषय है। ये स्मृति ओके। कब रह जाती है, कैसे रह जाती है? आपने कोई कल्पना किया, चाहे वो नींद में किया, स्वप्न के रूप में कल्पना किया हो, जागृत अवस्था में कोई दिवा स्वप्न देखा हो, लेकिन वो स्मृति कैसे बनती है, वो याद कैसे रह जाता है? तामसिक ओके। अवस्था में भी याद रह जाता है, निद्रा में भी याद रह जाता है। स्मृतियों की इस लीला का वर्णन हम अगली बार करेंगे, अगले ओके। में करेंगे कि स्मृतियां ओके। क्या हैं। पर ओके। आज का जो सेशन है वो निद्रा एक तामसिक अवस्था है, और तामसिक अवस्था के प्रति अगर हम जागृत हो जाते हैं तो हमारे लिए ये सरल तरीका है समाधि में उतरने के लिए। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। हम यही इसी सवाल का जवाब दे रहे थे कि ये जितना सुनने में लगता है कि हम नींद के प्रति सजग हो जाएं, ये इतना सरल नहीं है। हम होश के प्रति सजग नहीं होते, तो नींद के प्रति कैसे होंगे? समस्या तो ये है ना। तो चलिए, आज हम लोग यही रहने देते हैं। ओके। आप लोगों ने इतने प्यार से चिंतन मनन किया हमारे साथ में। और आप लोगों को हम जाने से पहले एक फिर से होमवर्क देना चाह रहे हैं, ताकि वो होमवर्क आप लोग करें। आप लोग विचारों को देखने का प्रयास कीजिए। मैंने पहले भी ये वृत्ति बताने से पहले भी मैंने ये आपसे कहा था कि जब भी हम लोग विचार करते हैं तो होश में नहीं रहते हैं, और जब थॉट्स में उतर जाते हैं तो हमारी होश चली जाती है, खत्म हो जाती है। जब होश में रहते हैं थॉट ही नहीं रहता है। तो मैं फिर से ये असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूं कि आप ये अभ्यास करो कि आप विचारों के प्रति दृष्टा हो सको। कैसे होगी? अपने अपने हेड को एक बलून मानना है, अपने सिर क्षेत्र को, हेड को एक बलून मानना है, और उसके चारों ओर ऐसे जो है परिक्रमा करना है। आज मैंने ये प्रैक्टिस कराई थी आप लोगों को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे कि विचारों का फुहरना उठ रहा है ना। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसको, उसका टेक्सचर समझना, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, प्राण का बना है, वो क्या है, वो क्या है, नहीं है, उसको देखना। आप विचारों के प्रति सजग होने का अभ्यास करो। अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप विचार के प्रति सजग हुए कि नहीं हुए, क्या परेशानियां आपकी हुई, क्या दिक्कतें हुई। और इस बात को हम लोग समझेंगे कि हम कैसे दृष्टा बनते हैं। दृष्टा बनने के वो सारे उपाय निकालेंगे, किस तरह से हम दृष्टा बन सके। तो आज इतना ही। आप सब लोगों को नमन, प्रणाम।